Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Government Rule Guru. Again, I coming back to my channel. Today, I will discuss one multiple choice question on Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965. In abbreviation, it is called CCA rules. It is the basically disciplinary rules. So today, I will discuss the part one. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that for my upcoming videos you can get notification in subsequent time. Now I do not want to waste more time. Question number 1, CCA rules came into force with effect from bit A 1/1/1965, bit B 1/12/1965, bit C 1/5/1965, bit D 1/7/1965. Answer is 1/12/1965. 1st December 1965. Actually, this rule is called Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965. It came into force on 1st December 1965. Answer is bit B. Question number 2. CCA rules are applicable to bit A railway servants, bit B members of the All India Services, bit C persons in casual employment, bit D civilian employees in the defense services. Actually answer is bit D, civilian employees in the defense services, उनके लिए CCA रूल्स अप्लीकेबल है, अदर के लिए अप्लीकेबल नहीं है. मैं ब्रीफली बता देता हूँ किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है. ओके, CCA रूल्स. फर्स्ट वन, एनी रेलवे सर्वेंट, एनी मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, एनी पर्सन इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, any person subject to discharge from service on less than 1 month's notice, or just you remember, according to the instruction of the president, suppose particularly for any post or for any department, suppose according to the instruction of the president, CCA rule may not be applied. Okay, so in this case answer is bit D, CCA rules applicable to civilian employees in the defense services. Answer is bit D. Question number 3. CCA rules applicable to a central government employee holds a civil post temporarily placed at the disposal of a state government or a local or other authority. It means यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो सिविल पोस्ट में है, बेसिकली ये जो सिविल पोस्ट यूनियन का होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई सिविल पोस्ट में है, वो जब डेपुटेशन में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है कि कोई लोकल बॉडी को जाता है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जाता है, तब उस केस में कोई फॉरेन सर्विस में जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो सिविल पोस्ट में है और वहाँ पर CCA रूल लागू है. जब वो डेपुटेशन में जाएगा उसके लिए CCA रूल लागू होगा, क्योंकि वो टेम्पररी पीरियड के लिए जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, चाहे PSU को जाएगा, चाहे कोई लोकल बॉडी को जाएगा. राइट. नेक्स्ट वन, second statement, a state government employee holds a civil post temporarily placed at the disposal of the central government. कोई ऐसा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो सिविल पोस्ट में है वो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जा रहा है जहाँ पर CCA रूल अप्लीकेबल है, तो वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को टेम्पररी पीरियड के लिए CCA रूल उसके लिए भी लागू होगा. सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल ऑल्सो लागू होगा. तो इसमें याद रखना है जब कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो डेपुटेशन में जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तब उसके लिए CCA रूल लागू होगा. ये भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट ये है कि ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज इन द सर्विस ऑफ ए लोकल और अदर अथॉरिटी एंड हुज सर्विसेज आर टेम्पररीली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो कोई लोकल बॉडी में है और कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है और चाहे वो रेलवे में है, जब वो डेपुटेशन में जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को तब उसके लिए भी CCA रूल लागू होगा. सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल लागू होगा. तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आंसर जो दिया है तो आंसर इज बीट सी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स. इसको याद रखना है आपको. नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल टू. किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा? यहाँ पर दिया है लोकली रिक्रूटेड स्टाफ इन अब्रोड, उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा. extra departmental agents in P&T department, it is basically
पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, सो उनके लिए भी लागू नहीं होगा, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स के लिए लागू नहीं होगा। बीट सी, एन एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ्स नोटिस, उनके लिए भी लागू नहीं होगा। सो ऑल द अबव, आंसर इज बीट डी, ऑल द अबव। जो लोकल रिक्रूट स्टाफ है इन अब्रोड, ओके, चाहे यूनाइटेड नेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका जो ऑफिसेस है उसमें जब रिक्रूटमेंट मिलता है उनके लिए सीसीएस सीसीए रूल लागू नहीं होगा। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उनके लिए भी लागू नहीं होगा। और जो एम्प्लॉई को सर्विस से डिस्चार्ज किया जाएगा लेस देन 1 मंथ नोटिस से, उनके लिए भी लागू नहीं होगा। तो आंसर है बी डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। कैजुअल एम्प्लॉइज शैल कम अंडर द परव्यू ऑफ सीसीए रूल्स on completion of 12 month service, on completion of 6 month service, on grant of temporary status, none of the above। आपको याद रखना है एक्चुअली कैजुअल एम्प्लॉइज के लिए सीसीए रूल लागू नहीं है, मगर वो जब टेम्पोररी स्टाटस उसको मिल जाएगा तब ये रूल लागू होगा। तो आंसर है बीट सी, ऑन ग्रांट ऑफ टेम्पोररी स्टाटस। कैजुअल एम्प्लॉइज के लिए लागू नहीं है, मगर उसको जब टेम्पोररी स्टाटस मिलेगा तब सीसीए रूल उसके लिए लागू होगा। तो आंसर इज बीट सी, ऑन ग्रांट ऑफ टेम्पोररी स्टाटस। Next one, central government civil posts are classified into dash after implementation of 7 CPC, actually classified into 3। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे। ग्रुप ए जो है वो जो पे लेवल 10 to 18 है वो ग्रुप ए सर्विस कहा जाता है। पे लेवल 6 to 9 वो ग्रुप बी सर्विस है। पे लेवल 1 to 5 वो ग्रुप सी सर्विस है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3, बीट ए आंसर है आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 7 सीपीसी। और एक बार बोलता हूं, ग्रुप ए सर्विस पे लेवल 10 to 18, ग्रुप बी सर्विस पे लेवल 6 to 9, ग्रुप सी सर्विस पे लेवल 1 to 5। क्लियर? सो आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज पोस्ट ऑफ द यूनियन विदाउट डेलीगेटिंग एनी अदर अथॉरिटी डैश इट इज। एक्चुअली आंसर इज बीट बी, प्रेसिडेंट। जो ग्रुप ए सर्विसेज होता है उसमें जो अपॉइंटमेंट देते हैं वो प्रेसिडेंट देते हैं। तो नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज पोस्ट ऑफ द यूनियन विदाउट डेलीगेटिंग एनी अदर अथॉरिटी, इट इज प्रेसिडेंट। ओके, इन सम केसेस यू नो बेसिकली इन यूनियन टेरिटोरीज ऑल्सो president also it means giving specific power to administrators like Goa, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Arunachal Pradesh। इस केस में actually the president has given specific power to administrator to appoint it means employees related to group A service। okay, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ग्रुप ए सर्विस बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप बी एंड सी। ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ऑफ द यूनियन जो अथॉरिटी है वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी व अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, जो भी डिपार्टमेंट का अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में जो एम्प्लॉयज़ बेसिकली जिनका न्यू रिक्रूटमेंट होता है उनको अपॉइंटमेंट देते हैं। कौन है वो? अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। राइट, आंसर इज बिट सी। तो ग्रुप ए सर्विस प्रेसिडेंट, ग्रुप बी एंड सी सर्विस इट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर डैश सीसीए रूल्स रिलेटेड टू सस्पेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज रूल 10। जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स का जो रूल 10 है वो रिलेटेड टू सस्पेंशन है। उसमें क्लियरली सब मेंशन है, कब सस्पेंड किया जाएगा, कौन सस्पेंड करेगा, कितने दिन के लिए सस्पेंड होगा, कितने दिन के लिए उस सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा, कब सस्पेंशन पीरियड को रिवोक किया जाएगा, पूरा डिटेल्स है। तो रूल 10, आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 10, सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स, सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एक टेम्पररी विथड्रॉल ऑफ ड्यूटीज। आंसर इज बिट बी। वो एक काइंड ऑफ पेनल्टी नहीं है, अटेंडिंग ऑफिस विदाउट सैलरी वो नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। आंसर इज बिट बी, एक टेम्पररी विथड्रॉल ऑफ ड्यूटीज। ओके, सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 11, competent authority place a government servant under suspension।
कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड करेगा? ओके, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सस्पेंड ए गवर्नमेंट सर्वेंट? यहाँ पर दिया है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हाँ ठीक है, राइट है। और एनी अथॉरिटी टू व्हिच अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट वन, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये दोनों है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा और द अथॉरिटी विच इज इन हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो भी ठीक है, वो भी सस्पेंड कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो भी सस्पेंड कर सकते हैं। एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट वो भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो आंसर इज बी डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4 चीज याद रखना है। बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज पावर, and any officer who is higher rank than the appointing authority also who has power. Disciplinary authority also has power. Any authority empowered by the president has power to suspend a government servant in certain conditions. Answer is B, D, all the above. Question number 12 को चलेंगे। From the following circumstances under which can a government servant under suspension? कौन सा circumstance में government servant को suspend किया जाएगा? यहाँ पर beat A where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending for attending of his late, for disobedience, for petty quarrels amongst the government servants. Answer is bit A, where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending. Actually कब सस्पेंड किया जाता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो फर्स्ट बीट ए है वो आंसर है, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग। सेकेंड केस, एनी क्रिमिनल ऑफेंस, suppose the concerned government employee involved in any type of criminal offense, it is under investigation, inquiry और trial, इस केस में उसको सस्पेंड किया जाएगा। और एक है, थर्ड है, if the concerned employee engaged himself in activities prejudicial to the security of the state, ऐसा कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरा होगा। तो 3 कंडीशन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है जो आंसर बीट ए है, जिसके ऊपर पेंडिंग है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है और चल रहा है, और कोई क्रिमिनल ऑफेंस सपोज वो इन्वॉल्व है कुछ क्रिमिनल ऑफेंस में, उसका ट्रायल चल रहा है, उसका इंक्वायरी चल रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और वो ऐसा कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए खतरा है, बस सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए खतरा है, इस केस में उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट ए है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग, आंसर इज 48 आवर्स। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मोर देन 48 आवर्स वो कस्टडी में अंडर डिटेंशन होकर रह जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड कर माना जाता है, क्योंकि इस केस में कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, सस्पेंशन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, उसको इसलिए दिया है कि इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड, सो उसको मान दिया जाएगा कि जस्ट द अथॉरिटी इट मीन्स एक्सेप्ट दैट इज एक्चुअली ही इज इन कस्टडी, इट मीन्स ही इज इन डिटेंशन अंडर कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स, ये मान लिया जाएगा कि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज आपको याद रखना है। डीम्ड सस्पेंशन जो है, जो मान लिया जाएगा सस्पेंशन, वहां पर कोई ऑर्डर इशू नहीं होगा। with effect from the date of detention if detained in custody for more than 48 hours, यदि कस्टडी में वो डिटेन होकर 48 आवर्स से ज़्यादा रह जाता है उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, जिस डेट में वो डिटेंशन हुआ उसी डेट से मान लिया जाएगा, उसको सस्पेंशन उसका मान लिया जाएगा। नेक्स्ट वन, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस डेट में वो कन्विक्ट हो रहा है, ओके तो उस केस में क्या होगा, इफ सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 48 आवर्स, भाई इस केस में भी मोर देन 48 आवर्स, suppose he is convicted and also sentenced for imprisonment for more than 48 hours, वहां पर भी मान लिया जाएगा और उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और कब से उसको माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। तो यहां पर जो है आंसर बीट सी है 48 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 2 स्टेटमेंट दिया है, वेयर ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड ऑफ एन गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज सेट असाइड इन अपील or on review, then for further inquiry his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। सपोज ऑलरेडी इट मीन्स ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिसल,
रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऐसा जजमेंट दे दिया गया है, ठीक है। मगर वो अपील किया, वो अपील को रिव्यू किया गया। जब अपील को रिव्यू करने के लिए बोला गया तब उस केस में क्या होगा, तब फिर इंक्वायरी चलेगा। ओके, उसको ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है कि सस्पेंड कर दिया गया है, सॉरी रिमूव कर दिया गया है, उसको डिसमिसल कर दिया गया है, कि उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए उसको फोर्स किया गया है, ऑलरेडी ऑर्डर उसको दे दिया गया, मगर वो अपील किया। अपील करने के बाद जो हायर अथॉरिटी है वो उनका फाइनल जजमेंट यही रहा कि उस केस को और एक बार रिव्यू किया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा ना, फिर उसका इंक्वायरी किया जाएगा। तो जिस दिन एक्चुअली जो ओरिजिनल ऑर्डर उसको मिला था, जिस डेट में उसको डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, उसी डेट से फिर सस्पेंशन जो है डीम्ड सस्पेंशन उसको माना जाएगा, फिर इट मीन्स फाइनल जजमेंट तक, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 जो है, where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant is set aside or declared or rendered void by a decision of a court of law, then for further inquiry his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। वहाँ पर क्या है, उसको ऑलरेडी इट मीन्स डिसमिसल ऑर्डर कि रिमूवल ऑर्डर और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर उसको पर्टिकुलर डेट में दे दिया गया, मगर वो अपील किया। अपील कहाँ पर किया, कोर्ट में। सेकंड जो है कोर्ट में, जब कोर्ट में अपील किया, कोर्ट ने क्या किया, जो पेनल्टी उसको दिया गया है, जो डिसमिसल की, रिमूवल, जो कंपल्सरी रिटायरमेंट जो पेनल्टी दिया गया है, कोर्ट उसको सेट असाइड कर दिया कुछ टेक्निकल ग्राउंड में, ठीक है। तो जब कुछ टेक्निकल ग्राउंड में उसको सेट असाइड कर दिया, फिर क्या करेगा, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो फिर इंक्वायरी करेगा, क्योंकि सर्टन टेक्निकल कंडीशंस एक्चुअली कोर्ट सेट असाइड द पेनल्टी। तो इस केस में क्या होगा ना, जिस डेट में एक्चुअली उसको डिसमिसल, रिमूवल की कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, उसी डेट से फिर उसको डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाएगा। उसी डेट से उसको सस्पेंशन पीरियड फिर मान लिया जाएगा, जिस डेट से उसको रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो ऑर्डर दिया गया था, फिर उसी डेट से, उसी ओरिजिनल ऑर्डर डेट से फिर सस्पेंशन को मान लिया जाएगा फाइनल जजमेंट तक। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू वन, आंसर इज बीट ए। उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है वो कितने दिन के अंदर रिव्यू होगा, विद इन 90 डेज। ओके, 90 डेज में जिस एक्चुअली पर्टिकुलर डेट में जिस दिन एक्चुअली ऑर्डर मिला, एक एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर मिला, उसी से हम काउंट करेंगे 90 डेज। जो सस्पेंशन ऑर्डर जब एक्सेप्ट करेगा द कंसर्न एम्प्लॉय, तो उसी डेट से 90 डेज आप मान लो, विद इन 90 डेज एक रिव्यू कमिटी होगा, वो कमिटी रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो एम्प्लॉय को सस्पेंड किया था, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो फिर सोचेगा कि जो सस्पेंशन पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाएगा ना उसको रिवोक कर दिया जाएगा। तो 90 डेज के अंदर रिव्यू होगा मस्ट। 90 डेज के अंदर रिव्यू नहीं होगा, तो 90 डेज क्रॉस कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को रिवोक करना पड़ेगा, राइट। तो आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 16, सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड अप टू डैश डेज एट ए टाइम। तो अभी मैं बोला विद इन 90 डेज उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू जो रिव्यू कमिटी ने इन्फॉर्म किया जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि उसको एक्सटेंशन करना है, तो जो एक्सटेंशन होगा अप टू 180 डेज होगा, 6 मंथ्स, ठीक है। सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड अप टू 180 डेज एट ए टाइम। ओके, फर्स्ट रिव्यू होगा विद इन 90 डेज, फिर नेक्स्ट 90 डेज के अंदर फिर सेकेंड रिव्यू होगा। इट मीन्स बिफोर 180 डेज फिर एक सेकेंड रिव्यू होगा। तो इससे एक्चुअली एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। बेसिकली जो डिपार्टमेंटल जो इन्वेस्टिगेशन है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो चल रहा है, बेसिकली जो केस कोर्ट में पेंडिंग है उसमें माना नहीं जाएगा, मगर जो इट मीन्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंट लेवल में चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको जो सस्पेंशन है उसको मैक्सिमम 180 डेज तक एक्चुअली एक्सटेंड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आंसर है बिट डी। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर बिट डी।
इट इज नॉट नेसेसरी टू रिव्यू डीम्ड सस्पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। जैसे 90 डेज कंप्लीट होने के बाद भी जो डीम्ड सस्पेंशन, जिसको सस्पेंशन माना गया था, वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डेज के बाद विद इन 90 डेज रिव्यू नहीं किया जाएगा, तो 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा। ठीक है, इट मीन सस्पेंशन को इट मीन लिफ्टेड आउट कर दिया जाएगा। पर इस केस में जब अंडर डिटेंशन, जब एम्प्लॉइज ऑलरेडी कस्टडी में डिटेन है, तो इस केस में क्या होता है, जब तक वो डिटेन है तब तक उसको डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। जिस डेट में वो रिलीज होगा, याद थोड़ा ध्यान दीजिए, जिस डेट से वो कस्टडी से रिलीज होगा और जिस डेट में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इंटीमेट करेगा कि मेरा रिलीज हो गया, तो उसी डेट से फिर सस्पेंशन पीरियड जो 90 डेज है वो काउंट किया जाएगा। मगर जब तक वो अंडर डिटेंशन में है तब तक उसको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा, चाहे वो 90 डेज क्रॉस कर जाए, क्योंकि जब वो रिलीज होगा, कस्टडी से रिलीज होगा जिस डेट में, और एक ऑप्शन है कि वो इंटीमेट करेगा, जिस डेट में वो इंटीमेट करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि मैं डिटेन था, अभी मैं रिलीज हो गया, तो जो भी लेटर होगा, व्हिच एवर इज लेटर, उसी डेट से माना जाएगा। 90 डेज फिर काउंट किया जाएगा, फिर विद इन 90 डेज को रिव्यू किया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा ना, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिव्यू डीम्ड सस्पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 90 डेज इफ द एम्प्लॉइज कंटिन्यूज टू बी अंडर डिटेंशन। आंसर इज बिट सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड बाय। कौन उसको रिव्यू करेगा? रिव्यू में क्या होता है कि सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा ना उसको रिवोक कर दिया जाएगा। जब मैं बोला विद इन 90 डेज ये होता है, जब एक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया, जिस डेट में उसको ऑर्डर मिला उसी से 90 डेज काउंट किया जाएगा। सो 90 डेज के अंदर रिव्यू किया जाएगा और उसको चार्जशीट भी दिया जाएगा। 90 डेज के अंदर रिव्यू किया जाएगा और उसको चार्जशीट भी दिया जाएगा, और चार्जशीट नहीं दिया जाएगा तो उसको रीजन बताया जाएगा किस रीजन से उसको सस्पेंड किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है, चार्जशीट विद इन 90 डेज उसको दिया जाएगा, चार्जशीट नहीं दिया जाएगा तो उसको रीजन दिया जाएगा कि इस रीजन के वजह से आपको सस्पेंड किया गया। तो इसमें क्या है, कौन सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिव्यू करेगा? रिव्यू मीन्स वो एक्सटेंड होगा, जो सस्पेंशन पीरियड है वो एक्सटेंड होगा ना, उसको रिवोक कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आंसर इज बिट सी, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ऑर्डर सस्पेंशन। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सस्पेंशन ऑर्डर दिया था वो ही उसको रिव्यू और मॉडिफाई कर सकता है। रिव्यू और मॉडिफाई मीन्स एक है, चाहे उसको एक्सटेंशन किया जाएगा और उसको रिवोक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 19, an employee cannot be suspended when he is involved in an act of। ऐसा कौन सा एक्ट में वो इन्वॉल्व होगा जिसमें उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा? तो यहां पर जो आंसर है बिट सी है, डिसोबीडियंस ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर। अदर केस में क्या है, नेग्लिजेंस एंड डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल लॉस टू गवर्नमेंट। जब कोई नेग्लिजेंस होता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से, और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, वो ड्यूटी ठीक से नहीं करता है तो उसमें गवर्नमेंट का लॉस होता है, तो उस केस में उसको सस्पेंड किया जाएगा। डेजर्शन ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी उसको असाइन किया गया है वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसको सस्पेंड किया जा सकता है। मगर थर्ड वन, डिसोबीडियंस ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर, इस केस में सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसको थोड़ा अलर्ट किया जाएगा, उसको वार्निंग दिया जाएगा, मगर सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और एक है बिट डी, रिफ्यूजल टू कैरी आउट रिटन ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर। कभी कभी सुपीरियर जो है अथॉरिटी है वो कुछ रिटन ऑर्डर देते हैं, मगर जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसको कैरी आउट नहीं करता है। तो बेसिकली ए, बी एंड डी, इस केस में सस्पेंशन हो सकता है। मगर जो डिसोबीडियंस ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर, कभी सुपीरियर ऑफिसर का बात वो नहीं माना, ऐसा सपोज डू नॉट कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, इस केस में एक्चुअली उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसको वार्निंग दिया जाएगा। तो आंसर इज बीट सी। क्वेश्चन नंबर 20, if an order of suspension made or deemed to have been made is not reviewed before expiry of 90 days, can it be valid? अभी मैं बोला था 90 डेज के अंदर उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू मीन्स उसको एक्सटेंड किया जाएगा ना, उसको रिवोक कर दिया जाएगा। एक रिव्यू कमिटी, ओके, रिव्यू कमिटी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक रिव्यू कमिटी बनाएगा, रिव्यू कमिटी उसको असेस करेगा और इन्फॉर्म करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो फाइनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, चाहे वो सस्पेंशन पीरियड को वो एक्सटेंड कर सकता है और उसको रिवोक कर सकता है। मगर 90 डेज के अंदर रिव्यू नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। तो कैन इट बी वैलिड? आंसर इज नो। इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड इज नॉट रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 90 डेज क्रॉस हो गया, रिव्यू नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को विथड्रॉ किया जाएगा। ठीक है,
तो आंसर इज बिट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 21 को चलेंगे। इन केस ऑफ डेपुटेशनिस्ट, अच्छा डेपुटेशन रिलेटेड में डैश शैल हैव द पावर्स ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन। जो डेपुटेशन में गया है, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो लेंडिंग डिपार्टमेंट है, और जिस डिपार्टमेंट में वो डेपुटेशन के आकार में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गया है उसको बोरोइंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो इस केस में उसको कौन सस्पेंड करेगा? कंसर्न एम्प्लॉय को। यहां पर याद रखना है बोरोइंग अथॉरिटी, बोरोइंग अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा, मगर उस समय वो इन्फॉर्म करेगा, लेंडिंग अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करेगा। एक्चुअली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो जिस डिपार्टमेंट से गया है उसको हम बोलते हैं लेंडिंग डिपार्टमेंट, और जिस डिपार्टमेंट में गया है डेपुटेशन में उसको बोलते हैं बोरोइंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उस केस में जब कोई डेपुटेशनिस्ट को जब इट मीन सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंड कौन करेगा? तो बेसिकली सस्पेंड कौन करेगा ना, बोरोइंग अथॉरिटी करेगा, मगर वो लेंडिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। आंसर इज बिट बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन टेक्स इफेक्ट, वेरी इजी है। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो टेक्स इफेक्ट एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस डेट में सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाएगा कंसर्न एम्प्लॉय को, उसी डेट से एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन टेक्स इफेक्ट, आंसर इज बिट बी, द डेट ऑफ ऑर्डर। अदर ऑप्शन को आप ओमिट आउट कर दो। तो आज 22 क्वेश्चंस था। तो फिर माय फ्रेंड्स प्लीज़ subscribe my channel Asit Government Rule Guru, so that you can get notification in subsequent time. Thank you.